नमस्कार, डेली न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। हालांकि वक्त हो गया एक्सप्रेस 100 का, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है हम उससे शुरुआत करना चाहेंगे। बड़ी खबर कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर है। अब से कुछ देर पहले आपने वो पीसीसी ने वो बातें सुनी जिसमें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि कर्नाटक में एक ही चरण में 10 मई को वहां पे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। कुल अगर सीटों की बात की जाए कर्नाटक में, तो वहां पे कर्नाटक में 224 कुल विधानसभा सीटें हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ हैं शैलेंद्र मिश्रा दिल्ली से और हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी आयशा खानम बेंगलुरु से। सबसे पहले आयशा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब जबकि ये चीजें हो गई हैं, डेट आ गई हैं, एक ही चरण में चुनाव होने वाले हैं, किस तरह की सरगर्मियां आप वहां पे देख पा रही हैं? और जैसा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि धनबल का इस्तेमाल ना हो सके, तमाम जो पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे वो इस चुनाव में किए जाएंगे। ये देखिए, लगातार पिछले एक महीने से यहाँ पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई थी और हर पक्ष अपने अपने तरीके से अपनी रणनीति तय कर चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक का दौरा जो दावणगेरे में हुआ था, उसको देखकर यही लग रहा था कि कर्नाटक में चुनाव के डेट्स आने से पहले ही यहाँ पर वो माहौल बन गया है और पूरी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अपनी अपनी रणनीति लेकर मैदान में उतरेंगी। और जैसा कि चुनाव आयोग ने बताया कि चुनाव जब कर्नाटक में होते हैं तो सबसे पहले नजर रखी जाती है जो चुनाव के दौरान जिस तरह की फ्रीबीज और जिस तरह का धन राशि यहाँ पर बांटी जाती है अवैध तरीके से, इन तमाम चीजों पर चुनाव आयोग कड़ी नजर रखता है। और पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि कैसे सीसीटीवी कैमरास के जरिए कई सेंसिटिव बूथ्स को मैप किया गया था, कई सेंसिटिव बूथ्स को बैंगलोर से कनेक्ट किया गया था टेक्नोलॉजी के जरिए, और इन तमाम इलाकों पर नजर रखी गई थी कि कैसे इन इलाकों में पैसे का लेन देन हो या फिर फ्रीबीज की बात हो, इसको बढ़ावा ना दिया जाए। तो चुनाव आयोग एक तीसरी आंख बनकर इस चुनाव के दौरान कड़ी नजर रखेगा। लेकिन राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए ये चुनाव बहुत ही अहम है, क्योंकि इस चुनाव के बाद साल 2024 के चुनाव होंगे और ये जो है सेमीफाइनल माना जा सकता है तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए। और इस चुनाव के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो है कड़ी टक्कर रहेगी। 50-50 की बात कही जा रही है, लेकिन पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं कि कर्नाटक में एक स्थिर सरकार बने। खासकर बीजेपी ने लगातार ये जोर दिया है, ये नारा लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद अपने भाषण में ये कहा था कि कर्नाटक को अगर विकास की राह पर लाना है, कर्नाटक में विकास का ये दौर जारी रहे, तो जरूरी है कि डबल इंजन सरकार कर्नाटक में होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में कर्नाटक में स्थिर सरकार बने, इस पर बहुत जोर होगा। क्योंकि जो पिछले चुनाव में हमने देखा था कि हालांकि बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी 2018 में, इसके बावजूद कांग्रेस और जेडीएस ने अवैध तरीके से सरकार बनाई, कोalition सरकार बनाई, जिसके बाद ज्यादा दिन ये सरकार टिक नहीं पाई और फिर बीजेपी की सरकार बनी। तो ऐसे में ये जोड़ तोड़ ना हो, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, इसके चलते बीजेपी यही नारा दे रही है कि कर्नाटक में एक स्थिर सरकार लाना बेहद जरूरी है, ताकि कर्नाटक विकास की राह पर चल सके और एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है कर्नाटक में लगातार 5 साल तक शासन कर सके। और इसलिए भी आयशा ये बातें अहम हो जाती हैं, क्योंकि जब इस तरह की क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलती है तब इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, जो कि 2018 में हमने देखी थी। इसलिए भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का ये कहना है कि बुधवार, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजीव कुमार ने ये भी कहा कि कैसे बैंगलोर में सबसे कम वोटिंग हुई थी 57%। देखिए, ये खास मायने रखता है, क्योंकि अगर वोटिंग डेट जो है आप वीकेंड पर रखते हो तो लोग इसे लंबा वीकेंड बनाकर बैंगलोर से बाहर निकल जाते हैं और कई जगहों में अपने अपने होम टाउन के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसे में ये जरूरी है कि वीकडेज में ये चुनाव डेट रखी गई, तो ये बहुत अहमियत रखती है ये बात। और चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी
कि किस तरह से ज्यादा मतदाताओं को पोलिंग बूथ्स पर लाया जाए, और ये भी कहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए इन्हें जोड़कर मत केंद्रों पर लाया जाए। तो ये अहमियत रखती है, ये बात बहुत अहमियत रखती है। और खास बात यह है कि बुधवार को चुनाव होने के चलते इस बार हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोग एक दिन की छुट्टी, जो वोट डालने के लिए उन्हें छुट्टी मिलेगी, तो उसका सही इस्तेमाल करेंगे और वोट डालने के लिए जाएंगे। और उनका मिड वीकेंड शायद मिड वीकेंड जो है सिर्फ बुधवार तक सीमित रहेगा और ज्यादा परसेंटेज की पोलिंग भी होगी। बिल्कुल, हम सभी ये उम्मीद करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। शैलेंद्र, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरह से ये कहा गया कि रिमोट वोटिंग को लेकर अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन के पास उस पर चर्चाएं चल रही हैं, वो तो अलग बात, लेकिन अगर कर्नाटक चुनाव में वहाँ के जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, और जिस तरह से चाहे वो बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, जनता दल सेक्युलर की बात हो, ये तमाम पार्टियां चुनाव जीतने में जद्दोजहद में लगी हुई है, जो कि उनका अधिकार भी है, वो ठीक है। लेकिन इस बार का चुनाव 2018 के मुकाबले बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत सारे समीकरण बदले हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, उसमें इससे पहले जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उन राज्यों में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था, तो ये एक नई बात देखने को मिल रही है। दूसरी बात यह है कि ये स्पष्ट तौर पर बताया गया कि किस तरह से जो भौगोलिक स्थितियां थी रोकने को लेकर होगी, और उसको लेकर बहुत ध्यान है। और जिला प्रशासन और जिला अधिकारियों को एक तरह से इसमें धन्यवाद भी दिया कि चुनाव के ऐलान से पहले, यानी चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले फ्रीबी, कैश, शराब, इन सब के जब्तीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया था, जो मतदाताओं को लुभाने के लिए जिनका इस्तेमाल होना था। और चुनाव आयोग ने चेताया भी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने का इस्तेमाल करेंगे, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई नियमों के तहत, कानूनों के तहत की जाएगी। तो स्पष्ट तौर पर से चुनाव आयोग का रुख साफ है कि कर्नाटक में धन बल का इस्तेमाल न हो, उसको लेकर सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि कर्नाटक में के चुनाव में धन बल के इस्तेमाल की खबरें आती रहती हैं, और हम जानते हैं कि जब्तीकरण भी देखें अगर पिछले कुछ चुनाव में, तो उसमें भी संख्या बढ़ी है। दूसरी बात यह है कि कई जो नई पहले हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से करता रहा है, उसमें हमने देखा है कि इस बार जो नए मतदाताओं पर बहुत जोर है। यानी आप पूर्व में भी जो पंजीकरण करा के ये बता सकते हैं कि आप अप्रैल तक आप 18 वर्ष के होने जा रहे हैं, तो आप मतदान के लिए योग्य हो गए हैं, मतदान के लिए अधिकार रखते हैं, या तो आप पंजीकरण करा सकते हैं। यानी आपको अगले 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा जब आप मतदाता सूची में आपका नाम शामिल हो। तो ऐसे में हम देखेंगे कि बहुत सारे युवा मतदाता, उन्हें मतदान का अधिकार मिलेगा। तो इस तरह की पहले की गई, और साथ ही साथ तकनीक स्तर पर किस तरह से अभियान को आगे बढ़ाना है स्वीप के साथ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता घरों से निकले। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये देखने को मिला है कर्नाटका में कि तमाम ऐसी शहरी विधानसभा सीटें हैं, 20 ऐसी विधानसभा सीटों का जिक्र किया गया, जिसमें 9 शहरी विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदान प्रतिशत ग्रामीण इलाकों के मुकाबले बहुत कम रहा है कर्नाटक में। तो उस पर बहुत जोर रहेगा, यानी मतदान प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो, सहूलियत हो मतदाता को मतदान केंद्रों पर, इस पर जोर रहेगा। और निश्चित तौर पर राजनीतिक गुणागणित के लिहाज से देखें तो बीजेपी जहां चाहेगी कि जो चुनावी सफलता का दौर है जो उत्तर पूर्व में देखने को मिला है, और राज्य दर राज्य जहां बीजेपी 5 साल सत्ता के बाद वापस सत्ता में फिर से आई है, कर्नाटक में भी वो सफर जारी रहे। वही कांग्रेस के लिहाज से देखें तो चुनौती इसलिए भी है कि जो नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कर्नाटक से आते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि उत्तर पूर्व में बहुत खराब प्रदर्शन रहा है, कर्नाटक में उसका आधार न सिकुड़े। क्योंकि हम देख रहे हैं राज्य दर राज्य अगर आप देखें तो कांग्रेस का आधार सिकुड़ रहा है, चुनाव कई जगह तो वो हार ही रहे हैं, हिमाचल जरूर अपवाद है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती है, चूंकि एक बड़ा राज्य है कर्नाटक, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस चाहेगी कि वहां पर उसकी पार्टी के लिए कुछ सुखद संकेत आए, कुछ अच्छी खबरें आए। तो निश्चित तौर पर ये देखना होगा, और कांग्रेस और बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय दलों की भी थोड़ी हम जानते हैं कि उपस्थिति रहती है। लेकिन आयशा, जैसा कि निर्वाचन आयोग ने ये खुद कहा कि जब वो गई थी, उनकी टीम गई थी वहां पे कर्नाटक के दौरे पर, तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी
उनकी तरफ से यही एक रिक्वेस्ट आया था कि देखिए, अगर आप चुनाव करवाना चाहते हैं तो एक ही फेज़ में करवाएं, क्योंकि गर्मी का मौसम भी होता है, काफ़ी गर्मी होती है, एक फेज़ में ही करवाएं, इससे ज़्यादा अच्छा होगा। और निर्वाचन आयोग ने ये कहा भी, मुख्य निर्वाचन आयोग ने, कि हमने उनके इस सजेशन को माना और इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज़ में वहाँ पे चुनाव हम करवाने जा रहे हैं। इसका क्या कुछ फ़ायदा आप देखते हैं वहाँ के लोगों के लिए, जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस डेमोक्रेटिक पूरे एक्सरसाइज में? जी देखिए, बिल्कुल चुनाव आयोग जब यहाँ पर बैठक कर रहे थे तमाम राजनीतिक पार्टियों से, तमाम पार्टियों ने इस बात पर रजामंदी दी कि एक फेज में चुनाव होना है, क्योंकि जाहिर है कर्नाटक का चुनाव जब हो रहा है पूरे देश में, तो सिर्फ एक ही राज्य पर फोकस रहेगा और सुरक्षा बल को तैनात करने में ऐसी कोई ज्यादा चैलेंज नहीं होगा। तो ऐसे में एक फेज में चुनाव आसानी से हो सकता है। तो ये राय राजनीतिक पार्टियों ने दी थी। तो जाहिर है ऐसे में अगर चुनाव एक फेज में होता है तो एक फोकस रहेगा राजनीतिक पार्टियों के लिए कि वो पूरी तरह से 224 सीटें जो कर्नाटक की हैं उस पर अपनी जो कैंपेन होगा, अपनी रणनीति होगी, उस पर फोकस रहेंगे। और एक फेस चुनाव करने में उनका ये भी फायदा होगा कि जो कैश और जो धनराशि बांटने की जो यहाँ पर कई जगह पर एक लगभग एक परंपरा बनती गई है, वो ज्यादा नहीं होगी। एक ही फेस में चुनाव जल्दी हो जाएगा और पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ पर चुनाव हो सकता है। तो यही एक राय थी तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, और इसके चलते चुनाव आयोग ने भी इसको इसमें ज्यादा देरी नहीं लगाते हुए एक फेस में चुनाव का ऐलान कर दिया, क्योंकि राज्य के चुनाव जब हो रहे हैं तो सिर्फ कर्नाटक एक राज्य है जहां पर चुनाव हो रहे हैं, और सिक्योरिटी को तैनात करने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आएगी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में भी ज्यादा चुनौतियां नहीं होंगी। बिल्कुल। लेकिन आयशा, अगर मैं चुनाव वहाँ के राजनीति की बात करूँ, शैलेंद्र आपके पास भी आऊँगा, लेकिन आयशा, वहाँ पे हम जानते हैं कि लिंगायत समुदाय का एक डोमिनेंस है, वोक्कालिंगा समुदाय है। इन तमाम समुदायों के बीच में और बीजेपी की कोशिश की तमाम समुदायों से जो वोट है वो मिले, वहाँ के समीकरण, कर्नाटक का समीकरण इस बार के चुनाव को देखते हुए आप उसका कैसे आकलन कर रही हैं आयशा? जी देखिए, कर्नाटक में एक बहुत ही लंबी परंपरा रही है कि कर्नाटक में जो कास्ट बेस पर जो वोट होता है, जाहिर है जो हर राज्य में जो डोमिनेंट कास्ट है उसका बोलबाला चलता है राजनीति में। तो कर्नाटक में लिंगायत समुदाय और वोक्कालिगा समुदाय जो है, यहाँ पर दो अहम ऐसे कास्ट हैं, दो अहम जाति हैं जो राजनीतिक जो कर्नाटक की राजनीति की दिशा तय करते हैं। तो ऐसे में कर्नाटक में, खासकर कर्नाटक को इन कास्ट बेसिस के आधार पर भी राजनीतिक तौर पर डिवाइड कर सकते हैं राजनीतिक पार्टियां। जैसे कि उत्तर कर्नाटक है जो कल्याण कर्नाटक माना जाता है, जहां पर लिंगायत का डोमिनेंस है। फिर कित्तूर कर्नाटक है, जहां पर जो मुंबई से जुड़े इलाके, महाराष्ट्र से जुड़े इलाके, ये भी लिंगायत डोमिनेंट इलाका है। और ओल्ड मैसूर रीजन है, यहाँ पर जेडीएस का गढ़ माना जाता है और कांग्रेस दावणगेरे, बैंगलोर और अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस का डोमिनेंस रहा है। और कोस्टल इलाका जो है कर्नाटक का, कोस्टल कर्नाटक का जो है, ये भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में बीजेपी अपनी रणनीति इसी हिसाब से तय कर रही है कि अलग अलग हिस्सों में जो कास्ट डोमिनेशन है, वोक्कालिगा कास्ट हो या फिर लिंगायत कम्युनिटी के का बोलबाला हो, इसकी कैटेगरी थी जो मुस्लिम्स कैटेगरी की थी, वो अब मुस्लिम्स को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में उन्हें जोड़ दिया गया ताकि उन्हें उस सेक्शन में ज्यादा लाभ मिले। और ये जो 2B का जो कोटा था वो लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय में बराबर बांटा गया है, क्योंकि ये लगातार लंबी मांग रही है लिंगायत समुदाय से और वोक्कालिगा समुदाय से। तो ऐसे में कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि बीजेपी ने ये बहुत बड़ा दांव खेला है और कांग्रेस को अब इस बात का डर है कि कहीं जो ये कैबिनेट का फैसला हो बीजेपी के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है और कांग्रेस इसमें मार खा सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में कुछ ऐसा ही खेल करने की कोशिश की थी कि लिंगायत समुदाय में कांग्रेस लिंगायत समुदाय को एक नया धर्म बनाने के लिए योजना तैयार कर रही थी, एक रणनीति तैयार कर रही थी। लेकिन ये
ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में काफी नाराजगी थी लिंगायत समुदाय में भी। लेकिन अब जबकि रिजर्वेशंस की प्रक्रिया जो है अब पूरी तरह से क्लियर कर दी गई, क्लैरिटी यहाँ पर देखी जा रही है, वो कुछ हद तक बीजेपी के लिए लाभदायक हो सकती है। लेकिन कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं। कांग्रेस इस बात का फायदा उठा रही है और कांग्रेस कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन करा रही है। शिमोगा में विरोध प्रदर्शन हुआ, बंजारा समुदाय की तरफ से पथराव हुआ इस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। तो ऐसे में कांग्रेस लगातार अपनी हताशा को जो है इस पॉलिसी के इर्द गिर्द भुनाना चाहती है, इसे राजनीति में भुनाना चाह रही है। तो अब कर्नाटक में जबकि ये तमाम चीजें लगातार शुरू से जो कास्ट बेस के आधार पर जो पॉलिटिक्स है, जो यहाँ की चुनावी रणनीति होती है, ये इस बार भी देखी जा सकती है। और ओल्ड मैसूर रीजन खास रहेगा क्योंकि यहाँ पर ये जेडीएस का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन लगातार बीजेपी इस क्षेत्र में पूरा जोर लगा रही है और बीजेपी इस बात के में विकास की योजनाओं को लागू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंगलोर मैसूर हाईवे का इनॉग्रेशन किया है। तो ओल्ड मैसूर रीजन पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि बीजेपी के मुताबिक, बीजेपी के जो राजनीतिक विश्लेषक है, स्पोक्सपर्सन है, वो ये बताते हैं कि अगर बीजेपी ओल्ड मैसूर रीजन में करीब 30 या 35 सीटें जीतने में कामयाब होती है तो ये मानकर चला जा सकता है कि कर्नाटक में बीजेपी फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बना सकती है। और तो ये चीजें अब एक बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए बीजेपी कोशिश करेगी। और कांग्रेस भी लगातार अपना गढ़, कर्नाटक कांग्रेस का गढ़ माना जाता था अभी तक, और अगर कांग्रेस इस चुनाव में पिछड़ जाती है तो ये मान सकते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा बीजेपी दे रही है, वो नारा कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत बन सकता है। बिल्कुल आयशा, आपने बहुत अच्छे से समझाया। हम एक फिगर्स दे दें अपने दर्शकों के सामने। 224 सीटें हैं और जैसा कि आयशा बता रही हैं कि अगर कित्तूर कर्नाटक, जो कि बिल्कुल उत्तरी कर्नाटक, माफ कीजिए पश्चिमी कर्नाटक का हिस्सा है। क्यों आयशा, ये पश्चिमी कर्नाटक में आता है कित्तूर कर्नाटक? जी, पश्चिमी कर्नाटक में आता है। महाराष्ट्र के सटे है, महाराष्ट्र से सटे यहाँ से 44 सीटें आ रही हैं, आती हैं यहाँ से। हैदराबाद कर्नाटक जो है वहां से 40 सीटें आती हैं। कोस्टल कर्नाटक का जो कल्याण कर्नाटक है, हैदराबाद कर्नाटक, अब कर्नाटक कल्याण कर्नाटक है। कोस्टल कर्नाटक में हम देख रहे हैं कि 19 सीटें हैं। जो सेंट्रल कर्नाटक है वहां 27 सीटें हैं। और जैसा कि आपने कहा कि इस पूरे कर्नाटक रीजन में अगर सबसे ज्यादा सीटें आती हैं और जहां बीजेपी का ज्यादा फोकस है वो है ओल्ड मैसूरू का, कुल 66 सीटें यहां से आती हैं और बेंगलुरु अर्बन में 28 सीटें आती हैं। ऐसे में आयशा, ओल्ड मैसूर जैसे आपने कहा उस पे तो बीजेपी और तमाम दलों का है ही फोकस। साथ ही साथ अगर जैसा कि आपने कहा कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि लिंगायत समुदाय और वोकालिंगा को रिजर्वेशन दे दिया गया है, वो पारित हो गया है, ऐसे में सेंट्रल कर्नाटका और कित्तूर कर्नाटका जो है उसमें भी काफी फायदा होने की उम्मीद की जा सकती है बीजेपी को। जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी लगातार शुरू से उत्तर कर्नाटक में बीजेपी का पल्ला शुरू से भारी रहा है। जो कल्याण कर्नाटक माना जाता है, क्योंकि ये हैदराबाद कर्नाटक इलाका माना जाता था। और ये जो करीब 7 डिस्ट्रिक्ट हैं इस कल्याण कर्नाटक के, ये पहले किसी वक्त निजाम रूल के अंडर रहे हैं और ये पिछड़े डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ये। और इन इलाकों में बीजेपी ने लगातार कई डेवलपमेंट योजनाएं लागू की है और कई स्पेशल स्टेटस इस इलाके को दिया है। और बीजेपी ने पिछले 5-6 सालों में बीजेपी की सरकार, जब भी बीजेपी की सरकार सत्ता में रही कर्नाटक में, कल्याण कर्नाटक के इलाके के विकास के लिए जोर दिया है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए जाहिर है इस इलाके से बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। और ये जो उत्तर कर्नाटक का इलाका है, यहीं पर अनुभव मंटपा यानी बसवन्ना का जो फिलॉसफी केंद्र है, इसी इलाके में फिलॉसफी का वो पूरा केंद्र है अनुभव मंटपा। और यहाँ से ही लिंगायत समुदाय का जो एक बोलबाला माना जाता है, एक लिंगायत समुदाय का जो दबदबा है, यहीं से शुरू होता है। तो ये बीजेपी के लिए अहम है। और बीजेपी के यही वजह है कि वरिष्ठ नेता बीएस येडियुरप्पा को भी अब मैदान में उतारा है। वो बीजेपी के लिए स्टार कैंपेनर रहेंगे। ये माना जा रहा था कि येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और वो नाराज चल रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि पिछले
तीन बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल। बैंगलोर पहुंचे थे और शिमोगा पहुंचे थे, तो वो लगातार बीएस येडियुरप्पा के साथ मिलकर जनता के सामने आए और शिमोगा में भी, खासकर शिमोगा में उन्होंने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और बीएस येडियुरप्पा के जन्मदिन पर उन्होंने लोगों के साथ मिलकर बीएस येडियुरप्पा को उनके नेतृत्व के मोबाइल बारे के में टॉर्च बताया। जलवाए गए थे, मुझे याद है, जी। मोबाइल की टॉर्च जी, बिल्कुल। फ्लैशेस जलवाए गए थे। लेकिन शैलेंद्र, मेरा सवाल ये कि अब जबकि वो स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे बीएस येदियुरप्पा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे होगी, क्योंकि बीजेपी के वो पुराने नेता रहे हैं और मुझे जानकारी है कि कर्नाटक में कमल को खिलाने में बीएस येदियुरप्पा की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। ऐसे में इस बार के चुनाव में उनकी भूमिका बीजेपी कैसे देखती है? जी देखिए असीम, बीजेपी बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका देखती है। इस लिहाज से आप देखें कि उनको बहुत महत्वपूर्ण जगह भी दी गई है केंद्रीय टीम में। जो बीजेपी की जो सर्वोच्च बॉडी होती है, केंद्रीय चुनाव समिति, संसदीय बोर्ड, हम जानते हैं कि बीएस येदियुरप्पा को उसमें शामिल किया गया है। ये दिखाता है कि बीएस येदियुरप्पा का कितना कद है। निश्चित तौर पर जब उन्हें शामिल किया गया, यानी जो केंद्रीय चुनाव समिति जो ये काम करेगी, अंतिम मोहर लगाएगी, वहां पर कौन कौन उम्मीदवार होंगे, विधानसभा उम्मीदवार बीजेपी के तय करने में, उसमें भी एक तरह से वो सदस्य हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका इससे नजर आ जाती है। और दूसरी तौर पर आप देखें कि कोई भी नेता का संसदीय बोर्ड या फिर चुनाव समिति में रखा जाना, वो अपने आप में उनके कद को दिखाता है कि कितना बड़ा कद उस नेता का है। तो निश्चित तौर पर बीएस येदियुरप्पा की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है कर्नाटक में। और हम जानते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी को पुष्पित पल्लवित करने में, बीजेपी के जमीनी आधार को मजबूत करने में, बीजेपी को पहली बार सत्ता में लाने में बहुत योगदान रहा है। तो निश्चित तौर पर एक नेता के तौर पर बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बीएस येदियुरप्पा। और बीजेपी ने पर्याप्त तौर पर ये संकेत भी दिए हैं समय समय पर कि बीएस येदियुरप्पा बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आयशा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ही सहयोगियों का इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डीके शिवकुमार कांग्रेस के बड़े बड़े भ्रष्टाचार नेताओं का अनुसरण कर रहे हैं।